हेलो फ्रेंड्स, वापस स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरा कहानी ज़रूर देखें। और यह कहानी अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज फिर साक्षी विपिन के ऑफिस आते ही दरवाज़ा बंद करके किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। संगीता जी की आदत थी सुबह के नाश्ते के बाद एक छोटी सी झपकी देने की, पर आज रेखा ने उन्हें अपने काम में उलझाए रखा था, इसीलिए वह जाग रही थी। उन्हें बड़ा अजीब लगा कि विपिन के ऑफिस आते ही उनकी नई नवेली बहू दरवाजा बंद करके इतनी देर भला किससे बात कर रही है। दरअसल रेखा ने 11वीं में स्वैच्छिक विषय में गृह विज्ञान ले रखा था और उसी के गृह कार्य के लिए टोपी या दस्ताना कुछ भी बुनकर लाना था। चूंकि 2 दिन बाद ही टीचर को बनाकर दिखाना था, इसीलिए रेखा पिछले 2 दिन से अपनी माँ के पीछे पड़ी हुई थी कि सिखा दो। जब उन्होंने उससे कहा कि जब मैम क्लास में समझा रही थी तब तू क्यों नहीं समझा, तो रेखा ने बड़े प्यार से उनके गले में बाहें डालते हुए लाड से कहा, माँ टीचर जो सिखाती है अगर उसके अनुसार बनाती तो सबका एक जैसा हो जाता, इसीलिए मैं आपसे सीख कर बनाऊंगी ताकि सबसे अलग बने और खूबसूरत भी, और मुझे ग्रेड भी सबसे अच्छा मिले। अच्छा, तो इसीलिए माँ को इतना मस्का लगाया जा रहा है, उन्होंने रेखा के गाल को प्यार से थपथपाते हुए कहा। फिर वह ऊन और सलाइयाँ लेकर रेखा को उल्टा सीधा करके सिखाने लगी। फिर जैसे उन्होंने अचानक कुछ याद आया, वो बोल पड़ी, जा रेखा बेटा, अपनी भाभी को भी बुला ला, उसे भी नहीं आती है बुनाई, तुम दोनों ननद भाभी एक साथ ही सीख लेना। पर रेखा उनके दूसरी बार बोलने पर भी जब नहीं उठी तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आया। उसे डांटते हुए बोली, जाती क्यों नहीं, भाभी को पसंद नहीं आता कि कोई उन्हें फोन पर बात करते हुए परेशान करे। रेखा ने कहा तो संगीता जी को बड़ा अजीब लगा कि साक्षी इतनी देर से किससे बात करती है। पहले सोचा अपनी मामी से बात करती होगी या फिर अपनी छोटी बहन से। फिर एक बार ख्याल आया कि जरूर दोनों में से मेरी चुगली करती होंगी। फिर अपने इस ख्याल पर खुद ही मुस्कुरा उठी कि साक्षी ऐसा क्यों करेगी भला, क्योंकि उनके और बहू के बीच कम समय में ही अच्छा सामंजस्य बैठ गया था। खुद संगीता जी बहुत ही खुले विचारों वाली महिला थी, तो उनके साथ एडजस्ट करने में साक्षी को कोई मुश्किल नहीं हुई थी। साक्षी और विपिन की शादी के 2 महीने ही हुए थे और इतने कम समय में संगीता जी और रेखा ने साक्षी को बड़े प्यार से अपना लिया था। खुद संगीता जी भी साक्षी और रेखा के खाने पीने से लेकर कपड़े लत्ते तक दिलाने में कोई भेदभाव नहीं करती थी। तो बंद दरवाजे के पीछे साक्षी किससे बात कर रही है और क्या बातें कर रही है, ये उत्सुकता जब बढ़ गई तब संगीता जी ने खुद साक्षी को बुलाने के लिए उसके कमरे की ओर रुख किया, तो साक्षी के कमरे से आती सिसकियों ने उसके पैर रोक दिए। अपनी आदत के विपरीत उन्होंने चुपचाप साक्षी की आवाज का अनुसरण करते हुए महसूस किया कि वह रो रही थी और किसी को बार बार बाबू बेटा कहकर कुछ समझा रही थी, और उसकी आवाज में करुणा साफ सुनाई दे रही थी। खैर, अब अलकाजी से नहीं रहा गया तो दरवाजे को धकेला। हल्की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया तो उन्होंने गौर से साक्षी को देखा तो उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू उसके दर्द को बयां कर रहे थे। एक बार तो संगीता जी का मन किया कि बस उल्टे पैरों से लौट जाए, शायद साक्षी को अपने घर की याद आ रही होगी। पर तभी उन्होंने सौम्या को कहते सुना, बाय बेटू, फिर बाद में बात करती हूँ। तो अलका जी की उत्सुकता और बढ़ गई। एक शरारती ख्याल यह भी आया कि कहीं बहू अपने किसी प्रेमी से बात न कर रही हो। फिर सोचा, नहीं, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि साक्षी और विपिन को उन्होंने आपस में बहुत खुश देखा था। यहाँ तक कि जब विपिन घर पर होता तो साक्षी उसके आगे पीछे ही लगी रहती और विपिन भी उसे कहाँ छोड़ता था। वो कई बार दोनों को भी छेड़ देती कि अब बस करो, पर तुम लोग अभी भी एक दूसरे के आसपास मंडराते रहते हो कि जैसे चांद और चकोर। उनके छेड़ने पर साक्षी एकदम शर्मा कर लाल हो जाती और विपिन बात संभालते हुए कहता,
माँ वो क्या है, दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, इसीलिए शाम को थोड़ा वक्त तुम्हारी बहू के साथ बिता लेता हूँ। नहीं तो तुम शिकायत करोगे कि मैं उसे वक्त क्यों नहीं देता। फिर साक्षी ने कई जगह जॉब के लिए एप्लीकेशन दे ही रखा है, तो आज नहीं तो कल उसे नौकरी मिल ही जाएगी। फिर उसके पास भी वक्त कहाँ होगा मेरे साथ बिताने का। विपिन की बात पर वो हंसते हुए कहती हैं, ठीक है बेटा, और देखना मेरी बहू को नौकरी जल्द ही मिल जाएगी। आखिर शादी के पहले भी वो नौकरी करती थी। वैसे संगीता जी बेटे और बहू के आपस में प्रेम से बहुत खुश रहती थी। उनकी गृहस्थी की बगिया साक्षी के आने से और भी नई खुशबू से महकने लगी थी। अरे मैं भी कहाँ विषय से भटक कर पति पत्नी के बीच वाली बातों में ज्यादा रुचि लेने लगी। साक्षी की भीगी आंखें देखकर संगीता जी अपने उत्सुकता नहीं दबा पाई और पूछ बैठी। साक्षी की सकपकाहट से संगीता जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने स्वर को मुलायम बनाते हुए पूछा, बहू तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तुम इतनी देर से किससे बात कर रही थी? सब ठीक है ना? अब साक्षी से नहीं रहा गया तो वह हिचकियां लेने कर रोने लगी। संगीता जी ने उसके पीठ पर हाथ फेरा और बहू को बैठ जाने को कहा। तभी रेखा भी आ गई और यूं अपनी भाभी को रोता हुआ देखकर जिज्ञासा भरी आंखों से संगीता जी की ओर देखा तो उन्होंने उसे इशारे से पानी लाने भेज दिया। तब तक साक्षी भी कुछ संभल चुकी थी। संगीता जी को दोबारा पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। साक्षी ने अपने आप ही बताना शुरू कर दिया कि वो अभी अपनी छोटी बहन रानी से बात कर रही थी। उसकी शादी के बाद उसकी मम्मी और उनकी दोनों बेटियां रानी को बहुत परेशान करने लगी थी। उससे खूब काम लेती और कोसती भी रहती। एक तो बिन माँ बाप की, ऊपर से तेरी बहन भी अपना बोझ और अपनी जिम्मेदारी हम पर छोड़ गए। जब तक साक्षी थी तो अपनी तनख्वाह की एक निश्चित रकम वो सैलरी मिलते ही मामी के हाथों में रख देती और पैसा मिलते ही मामी खिल जाती थी। पर उसे विवाह करके दिल्ली से जयपुर आना पड़ा तो नौकरी छोड़नी पड़ी। साक्षी ने सोचा था कि शादी के बाद जब दोबारा काम शुरू करेगी तो अपनी छुटकी को भी उसी शहर के कॉलेज में एडमिशन करा के हॉस्टल में रख देगी। एक साथ एक छत के नीचे ना सही, पर दोनों बहनें एक शहर में तो रहेंगी। पर उसके ससुराल आने के बाद से ही रानी पर उन सबका अत्याचार बहुत बढ़ गया था। खूब काम लेने के अलावा अब वो लोग उसे घर से निकल जाने को भी कहने लगे थे। जब भी फुर्सत मिलता, एकांत मिलता, साक्षी अपनी छोटी बहन से ही छुपकर बात किया करती थी और उसकी तकलीफ सुनकर साक्षी को बहुत रोना आता था। इसीलिए वह दरवाजा बंद कर लेती थी। अब संगीता जी की समझ में सारा माजरा आ चुका था कि क्यों उनकी प्यारी सी बहू की आंखों गीली हैं। अंदर ही अंदर कितना दर्द सह रही थी साक्षी, और घर में किसी को पता तक नहीं। यहाँ तक कि उसने विपिन को भी नहीं बताया था। दरअसल आज से 5 साल पहले साक्षी जब स्नातक के फाइनल ईयर में थी, तब उसके माता पिता एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। क्योंकि साक्षी के इम्तिहान चल रहे थे, इसीलिए उसे और रानी को उसी शहर में रहने वाले उसके मामा मामी के घर छोड़ गए थे। मामा की छोटी बेटी निधि और रानी दोनों 8वीं कक्षा में साथ में पढ़ते थे, इसीलिए उनके बीच गहरी दोस्ती थी। लेकिन बाद में उनकी दोस्ती टूट गई थी और अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर रानी को परेशान करने और नीचा दिखाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। उसके इस व्यवहार के पीछे राज रानी का पढ़ने में काफी तेज होना और देखने में निधि से काफी सुंदर होना भी था। साक्षी अपनी प्यारी बहन को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और उसे हमेशा बेटू या बाबू कहकर बुलाती थी। उनके माता पिता उस रिश्तेदार की शादी में गए और फिर कभी वापस ही नहीं आए। ट्रेन एक्सीडेंट में उनके मरने की खबर आई। साक्षी की तो जैसे पूरी दुनिया ही बिखर गई। माँ बाप के रहते जो हमेशा चहकती रहती थी, ये न खाऊं वो न पहनूं की जिद किया करती थी, वो साक्षी अचानक से बड़ी और समझदार हो गई थी। अब उस घर में दोनों बच्चियां अकेले कैसे रहती, इसीलिए 13वीं के बाद मामा मामी दोनों अपने घर लेके आए और उस घर को किराए पर दे दिया था।
उस घर के किराए से दोनों बहनों की पढ़ाई का खर्चा निकल जाता। और फिर जब पिछले 2 साल से साक्षी नौकरी करने लगी तो उसकी सैलरी का जो हिस्सा वो मामी के हाथ में रखती थी, उससे मामी भी खुश रहने लगी थी। फिर 3 महीने पहले वो सब जब एक रिश्तेदार की शादी में धनबाद गए, तभी संगीता जी भी अपने दोनों बच्चों के साथ वहां गई थी और सोचकर ही गई थी कि अब की बार कोई अच्छी लड़की देखकर विपिन की शादी करवा देंगी। और संजोग से कुशल और समझदार साक्षी उनको बहू के रूप में बेहद भा गई। विपिन ने पूछा तो उसने एक बार साक्षी से अकेले में मिलने की इच्छा जाहिर की, तो साक्षी के मामा मामी को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। साक्षी और विपिन ने बस आधा घंटा मिलने की बात की थी, पर मिले तो 3 घंटे साथ रहकर भी दोनों की बातें नहीं खत्म हुई। लिहाजा उन्हें फोन करके रेस्टोरेंट से घर पर बुलाया गया। दोनों से एक दूसरे के बारे में राय जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि दोनों के खिले चेहरे बता रहे थे कि इनके दिल मिल चुके हैं। अब बस चट मंगनी पट ब्याह की रस्म कर देनी चाहिए। शादी से पहले ही साक्षी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो आगे भी नौकरी करती रहेगी और हर महीने अपनी तनख्वाह से कुछ रकम वो अपनी मामी को भेजती रहेगी, ताकि रानी की परवरिश उन्हें बोझ न लगे। उसकी यह बात संगीता जी और विपिन को बहुत पसंद आई थी। संगीता जी समझ गईं कि अपनी सुलझी हुई लड़की अगर घर में बहू बनकर आ रही है तो उन्हें अब विपिन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज संगीता जी अपनी दुलारी बहू की आंखों में आंसू देखकर बहुत विचलित हो गईं। बिना माँ बाप की इस बेटी पर उन्हें इतना प्यार आया कि उसे देर तक सीने से लगाए सांत्वना देती रहीं। तब तक रेखा भी पानी लेकर आ गई थी। पानी पीकर साक्षी कुछ स्थिर हुई तो उसने अपनी समस्या के केंद्र बिंदु पर आते हुए कहा कि उसकी मामी रानी को इसलिए इतना परेशान कर रही हैं कि वो 2 महीने से कुछ पैसे नहीं भेज पाई है, और इन सब से अलग उनकी नज़र उसके माता पिता के घर पर है। वो तो साक्षी की शादी के वक्त से ही उस घर को बेच देना चाहती थी ताकि दहेज का इंतजाम हो सके, पर विपिन के घर वालों की तरफ से कोई दहेज की मांग नहीं की थी, तो उनकी मंशा पूरी न हो सकी। तो अब रानी को तरह तरह से सता रही हैं। उसे घर से निकालने की बात भी इसीलिए कह रही हैं ताकि साक्षी वो घर उनके नाम कर दे। मामा मामी के दबंग स्वभाव से इतना डरते हैं कि उनकी गलत बातों का भी कोई विरोध नहीं कर पाते। आज सुबह से उन्होंने रानी को नाश्ता तक नहीं दिया। वहाँ वह भूखी होगी और मैं यहाँ आराम से खा पी रही हूँ। बोलते बोलते फिर से साक्षी रोने लगी। तब तक संगीता जी एक निर्णय ले चुकी थी कि वो थोड़ी देर के लिए रेखा को लेकर बाहर चली गई। उससे बात किया, रेखा की सहमति जानकर फिर उन्होंने विपिन को फोन लगाया। दोनों बच्चों की तरफ से निश्चिंत होने के बाद उनके चेहरे पर एक अपूर्व शांति थी। वो साक्षी के कमरे में जाने लगी और पीछे से रेखा को 2 कप चाय लाने को कहा। वो जब कमरे में गई तो साक्षी फिर से फोन पर अपनी बहन को समझा रही थी, तुम फिक्र मत करो बाबू, मैं मामी से बात करती हूँ और 1-2 दिन में मैं अपनी सासू माँ से पूछकर वहाँ आने की कोशिश करती हूँ। रानी बेटा, आप अपना सामान बांध लो, हम 2 दिन बाद तुम्हें लेने आ रहे हैं। जब तक साक्षी और रानी कुछ समझती, उन्होंने साक्षी से उसकी मामी का मोबाइल नंबर मांगा। साक्षी ने जल्दी से उनको मामी का नंबर दे दिया। तब तक रेखा भी चाय लेकर आ गई तो संगीता जी ने कहना शुरू किया, बहू तुम भी तैयारी कर लो, हम कल शाम की गाड़ी से रानी को लेने आ रहे हैं। अब से वो यहीं रहेगी हमारे साथ। रेखा के कमरे में उसके रहने के इंतजाम कर दो। यह सब सुनकर रेखा भी बहुत उत्साहित नजर आ रही थी। रानी उसकी हम उम्र थी और शादी के वक्त छोटी से ही मुलाकात में दोनों सहेली बन गई थी और एक दूसरे को सोशल मीडिया वगैरह पर फॉलो भी करना शुरू कर दिया था। पर विपिन साक्षी का वाक्य अधूरा छोड़कर संगीता जी बोल पड़ी,
मेरी विपिन से बात हो चुकी है। कल शुक्रवार है और उसकी शनिवार और रविवार की छुट्टी है। मैंने उसे हम चारों का और वापसी में 5 टिकट को बोल दिया है। बस तुम खुश रहो। इतने में तुम्हारा पैतृक मकान भी हम किराए पर दे देंगे। यह घर जैसा तुम्हारा है वैसा भी रानी का भी होगा। यह सुनकर साक्षी एकदम भावुक होकर संगीता जी के गले लग गई। रोते हुए बस इतना ही कह सकी, थैंक यू माँ। आज साक्षी की आंखें मुस्कुरा रही थी, जिसे ऑफिस से आते ही विपिन ने छेड़ दिया। अरे वाह, आज ये तो आंखें मुस्कुरा उठी। साक्षी कुछ न बोलकर सिर्फ उसके गले लग गई। इधर संगीता जी भी भावुक होकर रेखा और साक्षी दोनों को गले लगाते हुए बोली, अब से मेरी 3 बिटियां हैं। और मैं, विपिन ने मजाक किया तो सब खिलखिलाकर हंसने लगे। संगीता जी के इस निर्णय से घर में सब कुछ बहुत खुश थे। सबसे ज्यादा तो रेखा चहक रही थी। ट्रेन में बैठे हुए रानी से मिलने की खुशी के साथ वो संगीता जी के बारे में सोच रही थी कि कैसी महिला है, कितने अच्छे से संभाल लिया परिस्थितियों को। संगीता जी के निर्णय और सौहार्द भरे व्यवहार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि माँ तो बस माँ होती है। उनके अपने बच्चे तो क्या, दूसरे बच्चों का भी दुख नहीं देखा जाता। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।